हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रिक 11 फोकस पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएलआर वर्सेस एबीएम ड्रीम 11 स्टैट्स प्लस इन्फो, यानी कबड्डी का मैच देखने वाले हैं बेंगलुरु बुल्स वर्सेस यू मुंबा का। केएल का सीजन स्टार्ट हो रहा है, ये आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट मैच, सबसे पहला मैच। बहुत बड़ा टूर्नामेंट रहता है और बहुत मज़ेदार टूर्नामेंट रहता है। एक एक घंटे के मैचेस होते हैं और उसमें भी आप देखोगे अगर तो शॉर्ट टाइम में कंप्लीट हो जाते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। 3 मैच आज के दिन खेले जाएंगे, उसमें से ये पहला मैच है जिसके बारे में ज़रूर कवर करेंगे। मैं कोशिश करूंगा बाकी मैचेस का भी वीडियो कवर करूँ। अगर नहीं हो पाता है तो टेलीग्राम पर अपडेट देने की 101% कोशिश करूंगा, यानी कि दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम में जुड़ जाना है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, टॉप के कमेंट में भी लिंक है, आप जहाँ से जुड़ना चाहें। अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जुड़ते हो तो वहाँ पे आपको एक्सचेंज 22 का भी लिंक मिलेगा, जहाँ पे बहुत अच्छे लीडर बोर्ड्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। वो भी आप डाउनलोड कर लें विद कोड फोरकास्ट, क्योंकि आपको बहुत मज़ा आएगा। हम वहाँ पे बहुत अच्छा विन करने वाले हैं। अभी हम बात करते हैं दोस्तों कुछ कबड्डी के बेसिक्स की, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जानकारी देना चाहूँगा। पहला मैच है तो हम ये बात कर रहे हैं, ये चीज़ों पर गौर करना। इसके बाद हम डायरेक्ट एनालिसिस किया करेंगे हर वीडियो में। तो एक चीज़ मैं आपको जो बताना चाहूँगा दोस्तों, देखो जब भी कबड्डी होती है उसमें 12 प्लेयर का स्क्वाड होता है, जिसमें से 7 प्लेयर मैट पे होते हैं और 5 प्लेयर जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूट होते हैं, जिनमें से किसी को भी लेके आया जा सकता है ज़रूरत पड़ने पे। ठीक है, मेनली जो 7 प्लेयर स्टार्ट करते हैं वो आपके की रहेंगे जब आप फैंटेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, क्योंकि मोस्ट लाइकली कोई सब्स्टिट्यूट को लेना नहीं चाहेगा, या फिर तभी लेगा जब क्रेडिट का इशू है। ठीक है, तो बेस्ट कबड्डी की जो पोजीशन, बेसिक कबड्डी की जो पोजीशन है इनफैक्ट वो ये होती है। सबसे पीछे रहते हैं सेंटर, जो कि मेन लीडर रहते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रदीप नारवाल है, मोस्ट केसेस में वो सेंटर पे ही रहते हैं। फिर उनके साथ होते हैं राइट कवर, जो कि एक डिफेंडर होते हैं इनका, और लेफ्ट कवर। ठीक है, इनके लेफ्ट पे और राइट पे ये आपको डिफेंडर्स दिखेंगे। पीयूष भाई, ये आपने लेफ्ट साइड पे लिखे हुए हैं, ये राइट कवर कैसे हुए। हमेशा जो पोजीशंस है वो सेंटर के भी आप से देखो, सेंटर के राइट पे तो ये है ना, यहाँ से देखोगे उल्टा करके। तो इस हिसाब से आपको मैं बता दूं कि राइट कवर और लेफ्ट कवर का जो मेन रोल है डिफेंस में तो है, लेकिन सेंटर को प्रोटेक्ट करना उनकी मेन जिम्मेदारी है, क्योंकि सेंटर आपका मेन रेडर होता है इन जनरल, हमेशा नहीं बट मोस्ट लाइकली। ठीक है, इनके साथ साथ 2 रेडर्स और होते हैं, जो कि एक राइट इन होते हैं, लेफ्ट इन। यहाँ पे जनरली ऑलराउंडर्स भी रहते हैं कई बार। और आपको बता दूं कि राइट इन और जो लेफ्ट इन होता है कई बार मेन रेडर भी रह सकता है, जैसे आपने देखा होगा एक आधी बार यहाँ पे मेन रेडर्स को खेलते हुए। ठीक है, और उसके बाद जब कोने की बात करें, कोना यानी कॉर्नर, वहां पे आपको 2 मेन डिफेंडर्स मिलते हैं, राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, ये कुछ मेन पोजीशंस है, ये आपको पता होनी चाहिए। अभी दोस्तों हम बात करते हैं रोल्स की। ठीक है, सेंटर में जो होता है वो मेन लीडर रहते हैं ज़्यादातर, लेकिन वो कभी कभी सपोर्टिंग लीडर भी हो सकते हैं। राइट और लेफ्ट इन जो होता है, राइट इन कुछ नहीं होता, राइट और लेफ्ट इन उनका जो काम होता है वो भी रीडिंग डिपार्टमेंट से ही होता है। कई बार वो ऑलराउंडर्स भी हो सकते हैं, लेकिन डिफेंस में भी ये चेन्स बनाते हैं। डिफेंस में चेन बनाने का क्या मतलब है, देखो सिंपली सी बात है, अगर आपने कभी कबड्डी का मैच देखा होगा, आपने डिफेंस में देखा होगा, हाथ पकड़ के वो डिफेंस करते हैं, तो उसको चेन अटैक्स बोलते हैं। ये एक बेसिक चीज़ होती है जो करनी ही चाहिए, हर कोच आपको इंस्ट्रक्ट करता है कबड्डी अगर आप खेलोगे कि चेन्स बनानी चाहिए। ठीक है, अब कवर्स की बात करें तो डिफेंडर्स जो कवर करते हैं, ठीक है, उनका मेन काम होता है मेन सेंटर को, अपने मेन रेडर को बचाने का। लेकिन उनकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, जब भी आप एक कवर प्लेयर ले रहे हो आपको क्या पता होना चाहिए, उनके क्या पोजीशन स्ट्रांग होती हैं और क्या ट्रेट स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, जो ट्रेट है वेस्ट होल्ड, यानी कि कमर से पकड़ना। इसके अलावा डबल नी होल्ड, दोनों हाथों से नीज की तरफ जाना, दोनों नीज की तरफ, किसके, रेडर की, ताकि दोनों नीज पकड़ ली तो रेडर भागेगा ही कैसे। ठीक है, अब कॉर्नर्स की बात करें तो वो जो होते हैं ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं कवर्स के मुकाबले में, कवर से थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहती है उनकी। और उनका जो काम रहता है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग डैश, भागकर धकेल देना, किसमें, लॉबीज़ में। एक बार रेडर अगर लॉबीज़ में चले जाता है, अभी आपको लॉबी भी दिखाऊंगा क्या है, तो उनका कोई पॉइंट नहीं होता। और एंकल और टाइट होल्ड, एंकल जो होता है, जैसे हमने यहाँ डबल एंकल की बात करी थी, जो कवर्स दोनों हाथों से जाते हैं वो 2 हाथों से एक एंकल की तरफ जाते हैं और जॉइंट पे पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि रेडर भाग ना पाए। और रेडर भी जान के यही करता है कि वो एक इन्फ्लुएंस करे कॉर्नर को कि वो उसके एंकल को पकड़ने के लिए आए और उसको चकमा देके निकल जाए। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ रहती है। जैसे सुरेंद्र नाडा है, उनका एंकल होल्ड बहुत अच्छा है। फजल अतरच अली, उनकी डैश और यहाँ पे इवन एंकल होल्ड बहुत अच्छा है। ठीक है दोस्तों, कुछ बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी होंगी, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम आएंगे अगले 3 मिनट आपको पूरे कबड्डी के सीजन। अभी दोस्तों ये जो आपको चीज़ें दिख रही हैं, पोजीशंस मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लेफ्ट पे लेफ्ट कॉर्नर, फिर लेफ्ट इन लेफ्ट कवर, सेंटर राइट कवर, राइट इन राइट कॉर्नर। ठीक है, पोजीशंस की बात हमने ऑलरेडी कर ली। अभी दोस्तों आपको काफ़ी कुछ मुझे बताना है, जिसमें आपको सबसे पहली चीज़ है ये व्हाइट लाइन। ये जो व्हाइट लाइन मैंने पर्पल कर दी है, ये जो लाइन है ये एक्चुअली बॉक लाइन कहलाती है। ठीक है, बॉक लाइन का ये मतलब है कि जब भी यहाँ से कोई रेडर आएगा, ठीक है, कोई रेडर यहाँ से एंटर कर रहा है, तो हमेशा ये मान के चलो उसको ये लाइन तो क्रॉस करनी ही है, व्हाइट लाइन, क्योंकि रेड को वैलिड मानने के लिए ये वाली लाइन को, बॉक लाइन को क्रॉस करना जरूरी है। मान लेते हैं कि कोई रेडर आया, वो ये लाइन क्रॉस करके नहीं गया, तो उसकी टीम का पॉइंट काट लिया जाएगा और रेडर आउट माना जाएगा कि उसकी रेड सक्सेसफुली नहीं हुई।
ठीक है। लेकिन अगर दोस्तों अगर आपको बता दूं कि रेडर ये लाइन क्रॉस कर लेता है और वापस आ जाता है तो वो कोई एम्प्टी रेड मानी जाएगी, कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ना किसी टीम को पॉइंट मिलेगा, एक एम्प्टी रेड मानी जाएगी। लेकिन 2 एम्प्टी रेड के बाद तीसरी जो रेड रहती है वो डू और डाई रेड रहती है, ठीक है। यानी कि उसमें अगर ओपोनेंट एम्प्टी आ जाता है तो वो बाहर ही माना जाएगा अगर उसमें रेडर एम्प्टी आ जाता है। अभी दोस्तों ये बोनस लाइन है। अब जैसे मान लेते हैं बॉक लाइन तो हर प्लेयर क्रॉस करेगा ही क्योंकि वो कंपलसरी है वैलिड करने के लिए रेड। लेकिन जब प्लेयर को अगर हैंड टच पॉइंट नहीं मिल रहा, वो किसी को टच नहीं कर पा रहा, तो वो बोनस पॉइंट भी ले सकता है। यानी कि बोनस पॉइंट लेने का फायदा क्या है, जब किसी ने पैर रखा अपना इस लाइन के आगे जो ब्लैक लाइन है और पिछला पैर उनका हवा में है, उसको बोनस पॉइंट बोला जाता है, ठीक है। बोनस पॉइंट लेना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन मैच की स्टार्ट में कई बार रेडर जो होता है वो बोनस पॉइंट लेने की कोशिश करता है। जब 7 प्लेयर रहते हैं तो थोड़ा आसान रह जाता है बोनस पॉइंट लेना। और कुछ कुछ बोनस स्पेशलिस्ट होते हैं, वो भी मैं आपको बताया करूंगा बोनस स्पेशलिस्ट कौन है। जैसे नवीन है, वो काफ़ी अच्छे बोनस लेते हैं, अभी आपको आगे के मैचेस में दिखेंगे वो। फिर होती है एंड लाइन। अब एंड लाइन का क्या है, ये व्हाइट लाइन जो आपको दिख रही है, ये जो मैं अब अपने हाथ से मार्क कर रहा हूँ पर्पल, ये व्हाइट लाइन है, ठीक है। ये जो व्हाइट लाइन है पीछे वाली, इसको एंड लाइन बोला जाता है। दोस्तों इस पार्ट से जो डिफेंडर होता है वो पीछे नहीं जा सकता। मान लो उसका एक कदम भी एंड लाइन के बाहर चले गया तो वो सेल्फ आउट माना जाता है, यानी कि माना जाएगा कि वो टच कर लिया गया है या वो बाहर कर दिया जाएगा। ये चीज़ का ध्यान रखना, जो उसका पॉइंट होगा टीम का कट जाएगा अगर वो सेल्फ आउट हो जाएगा तो। और दोस्तों अगर हम बात करें तो ये जो चीज़ है ग्रीन एरिया, इसको बोलते हैं लॉबी। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैंने आपको बताया था डैश वाला, डैश में क्या करता है डिफेंडर, जैसे फजल अतर चली है, वो लेफ्ट कॉर्नर है, वो अटैक करेंगे पवन की तरफ और उनको धक्का मार के लॉबीज में धकेलेंगे। लॉबीज में धकेलने का मतलब ये होता है लॉबी से बाहर धकेलेंगे। लॉबी से बाहर धकेलने का मतलब प्लेयर सेल्फ आउट हो गया है, बाहर हो गया है। लेकिन टच करने के बाद उनको पूरा ग्रीन लाइन के बाहर फेंकना पड़ेगा। लेकिन अगर टच नहीं हुआ और प्लेयर खुद ग्रीन एरिया में चले जाता है तो भी वो आउट माना जाएगा। मैं एक बार फिर से बताता हूँ ये लॉबी वाला पॉइंट इजी भाषा में। अभी ये आपको जो दिख रही है ये लॉबी है, ठीक है। यहाँ पे अगर रेडर कोई है, रेडर गलती से यहाँ पैर रख देता है ग्रीन एरिया में, तो वो बाहर माना जाएगा। ये वैलिड नहीं होता है, इस एरिया में जाना अलाउड नहीं होता है। पीयूष भाई कभी कभी जा सकते होते हैं, हमने कई बार देखे जाते हैं। वो इफेक्टिव लॉबी तभी होती है जब किसी प्लेयर का टच हो जाए। मान लो कि फजलत तरचली ने पवन को टच कर दिया तो यहाँ पे पवन पैर रख सकते हैं, ठीक है। ये एरिया ग्रीन वाला वैलिड ओनली आफ्टर टच होता है। मान लो कि हैंड टच करके वो वापस आना चाह रहा है प्लेयर, फिर वो लॉबी में स्टेप कर सकता है। लेकिन वो टच करने की कोशिश किया, उसको लगा टच हो गया, लेकिन एक्चुअल में हुआ नहीं है और वो पैर रख दे ग्रीन एरिया में, तो वो बाहर माना जाएगा। तो लॉबी में पैर तभी रखेगा रेडर जब टच हुआ है टैकलर का डिफेंडर को, या टैकलर का अटैकर को, या फिर रेडर का डिफेंडर को, ठीक है। मतलब कोई ना कोई टच होना चाहिए बेसिकली। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाहता था। अभी दोस्तों अभी यहाँ पे बात करेंगे दोनों टीम्स की, ठीक है। अभी हम पहले बात करते हैं बेंगलोर के प्रोबेबल स्टार्टिंग 7 की। सबसे पहले बता दूं ये एक सीजन पहले चैंपियन बन के आ रहे हैं। मैं लास्ट सीजन की बात नहीं कर रहा, ये सीजन 8 है, ये सीजन 6 के चैंपियंस बन के आ रहे हैं। पवन सहरावत इनके मेन प्लेयर हैं, जो मेन रेडर हैं, और ये 90% जनता के कैप्टन रहेंगे और रहने भी चाहिए क्योंकि इसमें आंखें बंद करके मैं आपको कह सकता हूँ ये सबसे अच्छे प्लेयर हैं जो आज खेलने वाले हैं। ऑब्वियसली हर रोज हाईएस्ट पॉइंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको बता दूं आपको सेफ जाना है, अगर आप इनका वीसी भी कर रहे हो आपकी टीम सेफ नहीं है। ही इज़ द बेस्ट प्लेयर और इनको ही आपको कैप्टन करना रहेगा। ये बेस्ट प्लेयर हैं, ठीक है। इनके अलावा जो इनके साथ रेडिंग में स्ट्रेंथ देंगे वो है चंद्रन रंजीत। इनके बारे में जब हम टीम सेलेक्ट करेंगे मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा। अभी हम स्टैटिस्टिकल पार्ट पर फोकस करें, ये भी बहुत अच्छे हैं, कॉम्प्लीमेंट करेंगे क्योंकि यहाँ पर राइट रेडर है पवन, लेफ्ट रेडर है चंद्रन रंजीत। मान लेते हैं ये कबड्डी का कोर्ट है, ठीक है। ये बीच की सेंटर लाइन है। राइट रेडर वो होता है जो राइट साइड से जाएगा, लेफ्ट रेडर वो होता है जो लेफ्ट साइड से जाएगा, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना। राइट रेडर हमेशा लेफ्ट कॉर्नर को अटैक करेगा और राइट रेडर लेफ्ट कॉर्नर को तो कर ही ले, लेफ्ट रेडर किसको करेगा, राइट कॉर्नर को। कंफ्यूज मत होना, मैं आपको एक एग्जांपल अभी दे देता हूँ। पवन सहरावत और यहाँ पे मैं आपको फोटो साथ ही एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ नहीं रहेगी। अब जैसे पवन सहरावत है वो राइट रेडर है तो वो यहाँ से आएंगे, उनकी टीम का राइट ये है तो यहाँ से जब एंटर कर जाएंगे उनके सामने फजल तरचली होंगे लेफ्ट कॉर्नर पे। इसी प्रकार जब यहाँ पे आएंगे चंद्रन रंजीत तो वो लेफ्ट रेडर है, उनके सामने यू मुंबा के राइट कॉर्नर रहेंगे। यू मुंबा के राइट कॉर्नर में थोड़ा सा डाइसी है कौन खेलेगा, अभी हम वो बात करेंगे, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी रहेगी, पूरे सीजन आपको काम आएगी। तो ऐसी कोशिश कर रहा हूँ कि कबड्डी का ऐसे आपको बताऊँ कि आपने कभी भी ना खेली हो, तो जो लोग जानते हैं कबड्डी को उनको थोड़ा शायद लगे कि पीयूष भाई बार बार बता रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे तो इनके राइट कवर पे मुझे लग रहा है एक डिफरेंशियल प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे, मयूर कदम। ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जब मैं टीम के इंटरव्यूज देख रहा था तो मयूर कदम का काफ़ी तारीफ हो रही थी। सेफ जाना है तो मोहित सहरावत को लेकर जा सकती है टीम, बट मेरे को लग रहा है कि मयूर कदम को यहाँ पे रिस्क लेकर टीम मौका देना चाहेगी। बाकी इनके जो रिटेन्ड प्लेयर हैं, राइट कॉर्नर पे सौरभ नंदल, महेंद्र सिंह जिनको एक्चुअली मैच किया गया था 50 लाख रुपए पे, और लेफ्ट कवर पे आपको खेलते दिखेंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। फिर अमित श्योरन है, इनको भी 25 लाख में लिया गया, ये आपको लेफ्ट कॉर्नर पे मिलेंगे, ठीक है। अब एक बार स्टैट्स देख लेते हैं। देखो
इनके जो रेडर्स हैं उसमें चंद्र रंजीत आते हैं, 5 फीट 10 इंच इनकी हाइट है, बहुत अच्छे रेडर हैं। 64 मैच में ओवरऑल इनके 341 पॉइंट्स है ओवरऑल, ठीक है, ये रेड पॉइंट है, और जो बचे कुछ हैं वो टैकल पॉइंट बने। अब एक रेडर थोड़े बहुत टैकल मार देता है 3-4, बट वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हर मैच में नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये समझना है 64 मैच में इनके 341 पॉइंट है, इनके करियर में रेड पॉइंट 328 है, हर मैच में एवरेज 5 रेड पॉइंट लेके आ रहे हैं, सुपर 10 इन्होंने 6 मारी हैं, ठीक है। और सीजन 7 इनका सबसे बेस्ट सीजन क्या था, जिनमें इन्होंने 22 मैच में 125 पॉइंट ले लिए, रेड पॉइंट 118 थे, 45% रेड्स इनकी टच पॉइंट लेकर आते थे या बोनस पॉइंट लेकर आते थे, ठीक है, तो ध्यान रखना। और लास्ट टाइम इनका थोड़ा सा एवरेज रेड पॉइंट भी बढ़ा, 5.36। वैसे तो ये जो कर रहे थे लास्ट टाइम सपोर्ट रेडर कर रहे थे, इस बार भी वही करेंगे, बट इनको 80 लाख रुपए में लिया गया भैया, कम नहीं है। 87 लाख तो पवन सहरावत को ले रहे हैं, 80 लाख में इनको लिया गया, तो कुछ बात तो है चंद्र रंजीत में। पवन कुमार सहरावत भैया खेले ही, आपको बता दूं चैंपियन प्लेयर है, टॉप प्लेयर, लास्ट टाइम के हाईएस्ट रेड पॉइंट 340 रेड पॉइंट हैं, 18 सुपर 10 थी, टोटल 360 पॉइंट थे इंक्लूडिंग 11 सुपर 8, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ समझो कि टोटल तो आपको इन्होंने पॉइंट्स लास्ट सीजन में बेस्ट दिए ही, करियर वाइज भी 80 मैच में ओवरऑल 716 पॉइंट है, ऑन एवरेज हर मैच में 9 पॉइंट पूरे करियर में इन्होंने किए हैं, विच इज़ वेरी गुड एवरेज, ठीक है। और लास्ट सीजन तो हर मैच में ही लगभग सुपर 10 था, तो यहाँ पे इनके बिना तो भैया जा ही नहीं सकते। एवरेज रेड पॉइंट 8.5, तो मतलब कि एक मैच में 8 पॉइंट एवरेज पर ये लेके आ ही रहे हैं रेड से। अब दीपक नरवाल है, 83 मैच में 348 पॉइंट है, 335 रेड पॉइंट है, एवरेज रेड पॉइंट 4.04। मुझे कुछ खास नहीं लगते, लेकिन अपने दिन पे ना ये ऐसे प्लेयर हैं जब कोई रेड पॉइंट नहीं ला रहा होता उस दिन ये रेड पॉइंट ले आते हैं। मैंने ये लास्ट सीजन भी देखा था 1-2 मैचेस में दीपक नरवाल से, लास्ट सीजन इनका ठीक गया था, 19 मैच में 80 पॉइंट थे, ठीक है। स्ट्राइक रेट उतना कुछ खास नहीं था, 4.3 के लगभग का इनका, इनफैक्ट 43 भी आप कह सकते हो। 43 स्ट्राइक रेट का मतलब क्या है, 100 में से 43 टाइम सक्सेसफुल हुए थे, ठीक है। क्रिकेट के जैसा स्ट्राइक रेट नहीं है, उसमें तो 100 से ऊपर भी हो जाता है, इसमें स्ट्राइक रेट 100 में से मिलता है। मतलब कि अगर टैकलर का स्ट्राइक रेट है 40, तो मतलब 40% जब वो टैकल करने गए सक्सेसफुल हुए हैं, तो ये रेडर का है, तो ये 43% सक्सेसफुल हुए हैं। फिर आते हैं अबू फजल मुकशोदलू, 47 मैच में ओवरऑल इनके 152 पॉइंट, रेट पॉइंट 144 है, एवरेज एवल 3 की, ठीक है, उतना कुछ खास नहीं है। हालांकि ये एज सब्स्टिट्यूट ही आए थे, तो इनकी भी गलती नहीं है, 10 बार ही रेट करने गए थे, 5 पॉइंट लेके आए थे लास्ट सीजन, ठीक है। जीबी मोरे लास्ट सीजन काफी अच्छा था, ना कि सिर्फ आपको ये रेडिंग में, ये आपको डिफेंस में भी पॉइंट दे सकते हैं, अभी आपको पता भी लगेगा। आप यहाँ देखो लास्ट वैसे मैचेस अगर आप देखोगे इनके, तो टोटली जो सीजन रहा था बहुत अच्छा रहा था, 19 मैच में 86 पॉइंट थे, ठीक है। ऑन एन एवरेज आप देखोगे स्ट्राइक रेट आपको ठीक ठाक ही दिखेगा 37, लेकिन ये डिफेंसिव पॉइंट्स भी ले लेते हैं। देखो टैकल पॉइंट्स भी 40 निकाल चुके हैं करियर में, ओवरऑल 193 पॉइंट्स है, जिसमें रेट पॉइंट 153 है, टैकल पॉइंट्स 40, तो ऑलराउंडर के तौर पर अच्छा काम कर सकते हैं। इनके जो बेस्ट डिफेंडर्स हैं उसमें आपको महेंद्र सिंह दिखेंगे, जिनके 67 मैच में 182 ओवरऑल पॉइंट है, टैकल पॉइंट 181, यानी एक रेट पॉइंट भी है, बट वो मैटर नहीं करता हमारे लिए, ठीक है ना। ओवरऑल टैकल ये एक मैच में 2.7 मार रहे हैं, और इनका जो परसेंटेज है, जब जब ये 46% है, इसका मतलब टैकल स्ट्राइक रेट जब जब अटैक करने जाते हैं 46% टाइम सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है, डिफेंस के टाइम पे। अभी दोस्तों हम इनके कुछ साथी देख लेते हैं लास्ट सीजन के जिनके स्टैट्स। महेंद्र सिंह 21 मैच में 61 पॉइंट, इनका जो आपको बता दूं सुपर टैकल काउंट है, सुपर टैकल के एक्स्ट्रा पॉइंट है, पॉइंट्स टेबल ध्यान रखना, पॉइंट्स टेबल चेंज हुआ है, 9 सुपर टैकल थे इनके। सौरभ नंदन ने 23 मैच में 56 यहाँ पॉइंट किए, जिसमें 6 सुपर टैकल थे। अमित शेराव 24 में से 47 पॉइंट, जिसमें सुपर टैकल थे 3। मोहित सहरावत के 17 में 12 पॉइंट थे केवल, जबकि जीबी मोरे के 19 में 83 पॉइंट थे, 60 इन्होंने किए थे रेड पॉइंट, 23 इन्होंने किए थे टैकल पॉइंट। दोस्तों यू मुंबा की बात करें तो इनके लिए अभिषेक सिंह स्टार्ट करेंगे, जो कि 80 लाख रुपए में रिटेन किए गए हैं, विच इज़ अ हैवी प्राइस टू पे। कुछ बात तो यू मुंबा ने देखी है अभिषेक सिंह में, और आपको बता दूं इनका सिलेक्शन कुछ भी नहीं है, ड्यू टू हिज क्रेडिट, प्लेयर बहुत शानदार हैं, इनको आप लेकर चलोगे अभिषेक सिंह को तो बहुत अच्छा रहेगा, डिफरेंशियल मूव बन सकते हैं। अभिषेक सिंह आज का एक मैच का इक्का भी बन सकते हैं, और अगर नहीं चलते तो वो हारवा भी सकते हैं, क्योंकि अभिषेक सिंह आपका ओपोनेंट लाएगा या नहीं, ये की डिसीजन बनेगा मैच का। अगर आप 4 मेंबर में जा रहे हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा अभिषेक सिंह को लेकर जाना। वी अजित कुमार अगेन एक रेडर, 25 लाख में लिए गए, तमिलनाडु के लिए नेशनल खेलते हैं, वेरी गुड रेडर, लास्ट सीजन तमिल थलाइवाज में थे, वहां भी अच्छा किया था। अजिंक्य कापरे हैं, इनको भी रिटेन किया गया, अच्छे रेडर हैं, थोड़ा बहुत ऑलराउंडर का भी रोल कर लेते हैं, बट मेन रोल इनका रेडिंग का ही रहेगा। आशीष कुमार खेल सकते हैं राइट कवर पे, या फिर सुनील खेल सकते हैं, बट बाकी चीजें तो श्योर है, जैसे हरेंद्र कुमार इनके लिए लेफ्ट कवर खेलेंगे, रिंकू शर्मा ज्यादा इनके पास राइट कॉर्नर है नहीं, तो रिंकू शर्मा खेल सकते हैं, और फजल अत्रचली आपको लेफ्ट कॉर्नर पे दिख जाएंगे। सुल्तान फजल चत्रचली इनको बोलते हैं, वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स, मेरे फेवरेट हैं इन टर्म्स ऑफ जितने भी डिफेंडर्स हैं, मुझे ये और सुरेंद्र नाडा बहुत पसंद है। सुरेंद्र नाडा पिछले 2 साल इंजर्ड रहे हैं, तो फजल अत्रचली काफी ज्यादा लाइमलाइट में रहे हैं। इनके जो बेस्ट रेडर रहे हैं, अभिषेक सिंह 36 ही मैच खेले हैं, लेकिन
216 पॉइंट है, ऑन एन एवरेज 5.8 एवरेज रेट पॉइंट है, और सुपर 10 12 लेके आए हैं, लास्ट सीजन अच्छा था। अजिंक्य कापरे 5 मैच में 16 ओवरऑल पॉइंट है, 15 रेट पॉइंट है, ठीक है, 3 एवरेज पॉइंट है। इनको लास्ट में ट्राई किया गया था जब इन मुंबई की टीम बाहर हो गई थी, यू मुंबई की। डिफेंडर्स में फजल ने टोटल 103 मैच में 317 टैकल पॉइंट मारे हैं, ओवरऑल 321 पॉइंट है, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है 60 का, और सुपर टैकल भी 20 मारे हैं। जबकि सुनील सुदगिलावी ने यहाँ पे 22 मैच में 63 पॉइंट है टोटल, टैकल पॉइंट 58 मारे हैं। पिछले सीजन अगर आप कुछ प्लेयर देखना चाहो इनके, अभिषेक सिंह ने 21 मैच में 163 पॉइंट किए थे 49 के स्ट्राइक रेट से, जबकि फजल तरचली ने 61 के स्ट्राइक रेट, यानी जब जब जाते हैं टैकल करने 61% कामयाब होते हैं, वेरी गुड नंबर, ठीक है, 84 पॉइंट किए थे। सुनील सुदगिलावी 14 में केवल 9, अजिंक्य कापरे 5 में 16, यहाँ पे हरेंद्र कुमार 20 में 20, अजीत ने यहाँ पे 14 में 13, एक और डिफेंडर है अजीत, ठीक है, तो दोनों अजीत में कंफ्यूज ना होना। वी अजीत कुमार कौन है ये आपको क्या करके दिखेंगे, रेडिंग की, दूसरे अजीत क्या है, डिफेंडर हैं। यहाँ पे वी अजीत कुमार ने भी अच्छी यहाँ पे कह सकते हो रेडिंग करी थी। दोस्तों अगर आपने अभी तक एक्सचेंज 22 को डाउनलोड नहीं किया तो किस बात का वेट है, यहाँ पे बहुत तगड़ा लीडर बोर्ड आ गया है इंडियन प्रो कबड्डी लीग का, यानी कि ये देखो, एक तो प्रदीप नरवाल भी एक्सचेंज 22 में जुड़ चुके हैं, तो आप भी क्यों ना जुड़ जाएं जब प्रदीप नरवाल जैसा नाम है। तो अभी आप टॉप प्राइस देखोगे तो सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 3 आई थिंक 1-1.5 लाख का फ़ोन है, मुझे श्योर नहीं है बट काफ़ी एक्सपेंसिव है। देन आईफोन 12 प्रो, देन 2020 एप्पल मैकबुक प्रो। अगर आप प्राइजेस देखोगे ना, इवन अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं आती, आप मान लो 30 रैंक पे आए हो तो भी आप वीवो का फ़ोन लेके जाओगे, ठीक है। इवन अगर आप मान लेते हैं कि आपकी 80 रैंक आई है तो भी आप 2500 रुपीज़ लेके जा रहे हो। तो ये ऐप में कुछ नहीं करना, आप थोड़ा थोड़ा भी इन्वेस्ट करोगे तो भी आपकी लीडर बोर्ड रैंक आने लगेगी, ट्रस्ट मी, बहुत ईजिली आने लगेगी। एंड ये तो है ही, प्रो कबड्डी में एक अच्छी बात पता है क्या है, इस बार आपको ये तो काउंट होता दिख ही रहा है, मल्टीबैगर, प्रीमियम मल्टीबैगर भी काउंट होगा, प्रीमियम मल्टीबैगर भी काउंट होगा। जहां आप देख रहे हो 12 शेयर मेरे पास ऑलरेडी किसके हैं, पवन कुमार सहरावत के। लेकिन अगर आपको रिस्क लेना है तो किसी और पे भी ले सकते हो, बिकॉज इनका रिटर्न बहुत अच्छा है। ये अगर चमक गए 50 रुपये में आपकी लीडर बोर्ड रैंक ऐसे शूट हो जाएगी, तो ये चीज़ समझ के चलना। करना कुछ नहीं है, वन टैप गेम है, यानी आपको बाय करना है और सेल करना है। अगर आपको लग रहा है प्लेयर अच्छे पॉइंट देगा तो उसको बाय कर लो, अगर आपको लग रहा है खराब पॉइंट देगा तो सेल कर लो। आप यहाँ का पॉइंट सिस्टम एक बार ज़रूर देखें ताकि आपको इससे समझ आए कि कबड्डी का पॉइंट सिस्टम क्या है, उस हिसाब से आप चलोगे। कबड्डी का पॉइंट सिस्टम आपको ऐसा दिख रहा है, हर रेट के 5 टच पॉइंट हैं, बोनस रेट के 2 पॉइंट हैं, ठीक है, सुपर रेट बोनस के 2 पॉइंट हैं, यानी कि अगर कोई सुपर रेट करता है 3.1 मान लो 2 टच पॉइंट कराया और बोनस पॉइंट, टोटल 3 पॉइंट अगर आ जाए तो वो सुपर रेट होती है। तो ये सुपर रेट का भी आपको बोनस मिलेगा, सुपर 10 का भी मिलेगा, एवरी टैकल पॉइंट पे 8, हाई 5 पे 5, सुपर टैकल बोनस 4, ठीक है। यानी किसी ने सुपर टैकल मार लिया तो उसे 8 पॉइंट तो मिले ही टैकल के, और उसको यहाँ पे 4 पॉइंट एक्स्ट्रा भी मिल गए। तो इस हिसाब से आप अपनी यहाँ पे टीम की चॉइसेस करो। टीम को ऑल आउट करने के भी पॉइंट हैं और ऑल आउट होने के भी माइनस हैं, तो ध्यान रखना। अब ये चीज़ देखते हुए मैं आपको हमेशा कहूँगा स्ट्रॉन्ग टीम के प्लेयर लो, ठीक है। अब यहाँ पे फजल तरचली मुझे लग रहा है थोड़े ज़्यादा में है, सौरभ नंदल मुझे लग रहा है थोड़े ज़्यादा में है, लेकिन यहाँ पे ना हम रिस्क क्या ले सकते हैं, फजल तरचली को सेल कर सकते हैं क्या, मान लेते हैं उन्होंने 3 ही टैकल मारे 24 पॉइंट, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल कर सकते हैं। थोड़े एक्सपेंसिव में है इसलिए कह रहा हूँ सेल कर सकते हैं, वन ऑफ माई फेवरेट है। लेकिन ये बता दूँ फजल तरचली, अगर मैं मान लेता हूँ ऑन एन एवरेज ये 3 से 4 टैकल मार लेते हैं पर मैच, 4 भी मार लेते हैं तो भी 32 पॉइंट है, अनलेस कोई सुपर टैकल मार लें, ठीक है। अब यहाँ पे ऑल आउट हो जाए इनकी टीम तो इनके माइनस भी होते रहेंगे, और मुझे लग रहा है बेंगलुरु फेवरेट है जीतने को, तो मैंने स्मार्टली आके फजल तरचली को सेल कर दिया, क्योंकि इनकी टीम ऑल आउट भी होती रहेगी, इनके 3-3 पॉइंट माइनस होते रहेंगे। अब ये चीज़ को आपको गौर करना है, हो सकता है मैं हार भी जाऊँ, मुंबई अगर जीत जाए, बट ये सोच से आपको चलना है, मैं आपको सोच देने आ रहा हूँ, ठीक है। अब अजित कुमार है, ये रेडर है, बाकी सुनील सिदगिलावी है, 20 में इनका सेल मिल रहा है, मैं इनको भी सेल करना चाहूँगा, ठीक है। अच्छे खासे यहाँ पे आपको रेट्स मिल रहे हैं, आप देखोगे अगर तो, ठीक है। कि पवन कुमार है, इनको 77 में बाय इसलिए दिया, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ही सुपर बहुत ही तगड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, तो अगर आप चाहो तो इनको बाय कर सकते हो। मल्टी बैगर में तो दोस्तों मैंने इनको भर भर के लिया है, और मैं सजेस्ट करूँगा कि मल्टी बैगर में अगर आप किसी को लेना चाहो तो आप इनको फजला तरचली को ट्राई कर सकते हो, और साथ में देखो 30 शेयर मैंने उनके लिए हैं, लेकिन मैक्सिमम शेयर ये 2 शेयर मैंने चंद्रन रंजीत के लिए हैं, लेकिन मैक्सिमम शेयर यहाँ पे जो है मैं आपको सजेस्ट करूँगा पवन कुमार के। प्रॉब्लम यह है कि मैंने मैच के स्टार्ट में ही ले लिए थे जैसे ही मैच आया था, और मुझे लगा था एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स रिटर्न जाएगा, बट रिटर्न इतना कम है इन पे, क्योंकि सबको पता है यही 90% ये बनने वाले हैं। बट अगर कोई और बन जाता है ना दोस्तों तो आपकी चांदी लग जाएगी, क्योंकि सीधा 10 रुपये से 360 रुपये आपको अमित शराउन दे रहे हैं। ऐसे ऐसे प्लेयर्स भी आपको मिल जाएंगे, तो आप ये भी प्लेयर्स को ट्राई ज़रूर करो।
दोस्तों यहाँ पे आपको मैं एक लिंक और दूंगा जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रहेगा। एक्सचेंज का तो है ही, एक और टेलीग्राम का है ताकि आप वहाँ पे भी जोड़ पाएँ, जो कि हम कबड्डी में कवर करने वाले हैं। अभी आपको मैं दोस्तों बताना चाहूँगा, ये है ड्रीम 11 के फैंटेसी पॉइंट्स है। रेड पॉइंट के 8 पॉइंट है, ठीक है। लास्ट सीजन 4 थे जो आपको ध्यान नहीं देने, अब 8 हो गए हैं। रेड बोनस के 2 पॉइंट है, सुपर 8 के 4 है, सुपर 10 के 4 है, अनसक्सेसफुल रेड के -2 हैं। मान लो पवन कुमार गए, रेड करके नहीं है, -2 हो जाएगा अगर वो अनसक्सेसफुल रेड रही, यानी कि वो टैकल आउट हो गए। डिफेंडिंग में एक टैकल के 20 पॉइंट, भैया बहुत बढ़ गए हैं पॉइंट टैकल्स के, ठीक है। सुपर टैकल के 8 पॉइंट है, हाई 5 के 10 पॉइंट है, अनसक्सेसफुल टैकल का -पॉइंट है। तो ये हैं कुछ पॉइंट्स। बाकी आपको जो नॉर्मली मिलते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन के पॉइंट, स्टार्टिंग 7 के पॉइंट, सब्सटीट्यूट के 2 पॉइंट, अब किसी को ऑल आउट करने के 8 पॉइंट हैं, लेकिन अपनी टीम ऑल आउट हो जाए तो 4 पॉइंट जाते भी हैं। ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड, रेड कार्ड, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। अभी दोस्तों हम बात करें टीम कैसे करनी है। क्रेडिट का आपको बता दूं, बहुत झमेला है, मुझे नहीं पता किसने क्रेडिट रखे हैं भैया, जिसने भी रखे हैं शायद वो चाहता ही नहीं कि आप 7 प्लेयर साथ खेल पाओ। और ये इस मैच में ही नहीं, अगले 2 मैचेस में भी है। फर्स्ट डे है, ऑब्जर्व करो। लेकिन ग्रैंड लीग की चॉइसेस, मैं स्टार्ट ग्रैंड लीग की चॉइस से कर रहा हूँ। अभिषेक सिंह ओनली 23% सिलेक्शन, मुंबई के हैं, मेन रेडर। क्यों क्यों रिटेन्ड प्लेयर हैं इसलिए। 80 लाख रुपए में अगर किसी को रिटेन किया जाए भैया, कोई तो बात होगी। 80 लाख कबड्डी के हिसाब से काफ़ी अच्छा रेट है, क्योंकि मैक्सिमम प्लेयर्स इसमें 30 to 40 लाख की रेंजेस में ही रह जाते हैं, इनफैक्ट 20 to 30 में। तो उस हिसाब से अभिषेक सिंह में कुछ बात तो होगी, ऐसी थोड़ी ना इतने पैसे दिए हैं, ठीक है। तो ये बहुत तगड़े रेडर हैं और इनके लिए, मुंबई के लिए मेन रेडर हैं। इसके बावजूद इनका 23% सिलेक्शन है, बिकॉज क्रेडिट नहीं है लोगों के पास, ठीक है। देन कम्स चंद्रन रंजीत, 65% सिलेक्शन है, लेकिन आपको बता दूं इनको भी 80 लाख में लिया गया है। अब 87 लाख में रिटेन किए गए थे, 87.5 लाख में रिटेन किए गए थे पवन कुमार। 80 लाख में चंद्रन रंजीत को ले लिया गया, क्योंकि उनको पता था कि उनके राइट हेडर को सपोर्ट करने के लिए उनको एक और लेफ्ट हेडर चाहिए, जो चंद्रन रंजीत करने वाले हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे डॉन जॉन ली है, कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। लास्ट सीजन ठीक ठाक था, कम खेले थे बट ठीक ठाक था। वी अजित कुमार, इनको 25 लाख में लिया गया। ये स्टील थे, चोरी थी। चोरी क्यों? क्योंकि भैया बहुत तगड़े लेवल के प्लेयर हैं। इन्होंने रिसेंट में नेशनल्स में तमिलनाडु के लिए बहुत अच्छा खेला है। तो जो मुंबई को फेवर में बनाना चाहता है ना टीम, इन दोनों को लेकर, साथ में पवन को लेकर, ये जो 3 रेडर हैं, ये लेकर इकट्ठे टीम बनाओ, आपकी ग्रैंड लीग की सुपर एंट्री हो सकती है अगर मुंबई जीत जाए इन दोनों की बदौलत। और मुंबई जीतेगा ना तो इन दोनों का और फजल अतर चली का ही मेन रोल रहेगा, ठीक है। और फजल अतर चली को तो हर कोई लेगा, उनको छोड़ ही नहीं सकते। मेरे फेवरेट डिफेंडर, अगर एक डिफेंडर मुझे पिक करना है तो वो हमेशा फजल अतर चली रहेंगे। इसके अलावा दीपक नरवाल है, मुझे उतने खास नहीं लगते, बता चुका हूँ, लेकिन आप कह सकते हो कि ये काफ़ी ना ऐसे प्लेयर हैं जो इजी सिचुएशन में कई बार आउट हो जाते हैं, लेकिन डिफिकल्ट सिचुएशन में भी पॉइंट ले आते हैं। तो इनको प्रेडिक्ट करना मुझे मुश्किल लगता है, ठीक है। बाकी अबो फजल मकशोदलू है, ठीक ठाक रेडर हैं, ईरानी प्लेयर हैं। बाकी नवनीत हैं, कमलेश है, सांगवान, प्रताप है, इनका भी काफ़ी नाम लिया जा रहा है यू मुंबा के द्वारा कि अच्छे प्लेयर हैं, बट ज़्यादा खेले नहीं है, ठीक है। बाकी आपको किसी प्लेयर पर ध्यान नहीं देना। ऑलराउंडर्स में दोस्तों यहाँ पंकज हैं, एज सब्सटीट्यूट मोस्ट लाइकली आते हैं, मोस्ट लाइकली यहाँ पे यू मुंबा के लिए एज सब्सटीट्यूट ही आएंगे। मोहित सहरावत है, कवर पे आपको डिफेंडिंग करते दिख सकते हैं, वैसे प्लेयर ठीक ठाक हैं, बट मैं आपको बता दूं थोड़ी बहुत रेडिंग भी कर लेते हैं, इसीलिए ऑलराउंडर में हैं। जीवी मोरे आपको कहूंगा कि ज्यादा रिलायबल ऑलराउंडर हैं। इवन यहां पे आपको दिखने को मिल रहे हैं अजिंक्य कांपरे। अजिंक्य कांपरे यू मुंबा के लिए लास्ट सीजन खेले थे, रेडिंग में अच्छे पॉइंट किए थे। ये दोनों में मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऑलराउंडर, अगर आपको चूज करना है इन दोनों में करो। अंकित कुमार मेनली डिफेंडिंग करते हैं, रेडिंग बहुत कम करते हैं। फिर यहाँ पे मोहसिन मकशोदलू है, हो सकता है टीम इनको भी मौका दे दे। नसीब में मुझे अभी खेलना लग नहीं रहा, और ना ही यहाँ पे लग रहा है कि सिंह भाई खेलेंगे। अभी हम चलते हैं डिफेंस पे। डिफेंस में फजल अतर चली, देखो कितने गुस्से से देख रहे हैं, ये गुस्सा नहीं, ये फोकस है इनका। इनका निकनेम है सुल्तान। भैया बहुत तगड़े प्लेयर हैं, इनके बिना जाना बहुत रिस्क हो जाता है, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं। फिर आते हैं महेंद्र सिंह, ये बेंगलुरु बुल्स के काफ़ी अच्छे, आपको बता चुका हूँ, डिफेंडर है, मेन डिफेंडर है एक्चुअली, जिसे आपको IPL में याद होगा राइट टू मैच, तो इसमें भी एक बिड था जो आप मैच कर सकते थे। तो इनका ऑक्शन में जब नाम गया, 30 लाख से बोली इनकी गई 50 लाख तक। फिर 50 लाख में ये खरीद लिए गए दूसरी टीम के द्वारा, और बेंगलोर ने इनकी मैच कर दी, यानी कि इनकी जो बोली है मैच कर दी। अगर आपका पुराना प्लेयर है तो आप मैच कर सकते थे। तो महेंद्र सिंह को 50 लाख में वापस लेके आई है बेंगलुरु बुल्स, तो कुछ बात तो है इनमें भी। तो यहाँ पे महेंद्र सिंह का ध्यान रखो। रिंकू HC एक अच्छे पिक है, 11 क्रेड में यही एक प्लेयर है जो मुझे लग रहा है खेलेंगे। अमित शर्मा 14 क्रेड में है, 14.5 में सौरभ नंदन, लास्ट सीजन बहुत अच्छा गया था। ये दोनों एक्चुअली अमित शर्मा और यहाँ पे साथ में सौरभ नंदन रिटेन किए गए थे। सुनील सिद्धगलावी प्लेयर अच्छे हैं, बट इनका लास्ट सीजन अच्छा नहीं गया था। अजित खेल सकते हैं, हरिंद्र कुमार खेलेंगे, बाकी मुझे लग नहीं रहा अभी खेलेंगे। प्रिंस एक्चुअली एक अच्छे डिफेंडर है, नए प्लेयर हैं, लेकिन इनका काफ़ी ज़्यादा नाम हो रहा है। मयूर कदम, मैंने आपको पहले भी बोला था, मुझे लग रहा है ये खेलेंगे। इनका 1% सिलेक्शन है, इवन लीस्ट सिलेक्शन है डिफेंडर्स में। ये खेल जाए तो बेंगलुरु बुल्स की टीम में आपको ये ट्राई कर लेने हैं मयूर कदम, क्योंकि ये ग्रैंड लीग पिक बन जाएंगे, प्लस क्रेडिट भी कम है। चलिए अब हम टीम देखते हैं। पहली जो हम टीम देखेंगे, सेफ टीम देखेंगे, स्मॉल लीग
वीक के हिसाब से। अभी दोस्तों अगर आप रेडर में देखोगे, सबसे पहले मैं पवन कुमार सहरावत को लूंगा, इनके बिना जाना मतलब खुद को कहना कि मैं हारना चाहता हूं, ठीक है। दूसरा चंद्रन रंजीत को मैंने ले लिया। तीसरा मैं लेना चाहता था अभिषेक सिंह को, लेकिन मेरे पास क्रेड नहीं बचेगा। मान लेते हैं मैंने अभिषेक सिंह को ले लिया। ऑलराउंडर्स में मेरे को यहाँ पे जीवी मोरे या फिर अजिंक्य कापरे में से किसी को लेना है, इन दोनों में से, क्योंकि यहाँ पे मुझे बेंगलोर थोड़ी ज़्यादा फेवरेट टू विन लग रही है, तो मैं जीवी मोरे साथ जाता हूँ। डिफेंडर्स में यहाँ फजल अतरचली है, महेंद्र सिंह है, रिंकू एचसी है, ठीक है। फजल अतरचली को ले लिया, महेंद्र सिंह को ले लिया, क्रेडिट के सत्यानाश। इसीलिए दोस्तों मुझे यहाँ पे क्या करना कर रहा है, अभिषेक सिंह को छोड़ना पड़ रहा है। अभिषेक सिंह को छोड़ के मैंने यहाँ रिंकू एचसी को लिया। अब मेरे को क्रेडिट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। रिंकू एचसी मुझे यहाँ पे कॉर्नर पे खेलते दिख जाएंगे, राइट कॉर्नर पे मुंबई के लिए। तो 11 क्रेडिट में अगर ये खेल रहे हैं तो मेरे लिए एक ठीक प्लेयर बन जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छे हैं, खेले नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मेरे को क्रेडिट भी तो मैनेज करना है ना, इसलिए मैंने इनको ले लिया। अब मेरे को 2 प्लेयर और लेने हैं, चाहे मैं यहाँ से अपनी मर्जी के जौन से मर्जी 2 प्लेयर लूँ। और अभी के लिए मैंने दोस्तों यहाँ महेंद्र सिंह को अगर ले लिया तो मुझे अमित शेरौन को लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं सौरव नंदल को लेता हूँ तो मेरे पास बहुत सी ऑप्शंस खुल जाती हैं। अमित शेरौन तो है ही, और अबू फजल मुशरुद्दू अगर खेलते हैं ये भी ऑप्शन बन जाती हैं। बट अभी सिचुएशन को देखते हुए महेंद्र सिंह को ही लिया है और साथ में अमित शेरौन को ही लिया है। ये बनती है मेरी टीम। इसमें मैं कैप्टनसी दोस्तों दे रहा हूँ अपनी पवन सहरावत को और वाइस कैप्टनसी फजल अतरचली को। देखा जाए तो ये रिस्की मूव है क्योंकि इनका आपस में ही कंपटीशन होना है, लेकिन मेरे को लगता है मैच का गेम पॉइंट ही यहाँ पे रहेगा फजल अतरचली और पवन कुमार सहरावत पे। और पवन कुमार सहरावत को आपको बता दूं कि हर कोई कैप्टन करेगा, तो फजल से आपको एक अच्छी उम्मीद रखनी है। अगर आप वाइस कैप्टन दूसरा चाहते हो तो आप यहाँ पे महेंद्र सिंह को भी कर सकते हो, बट महेंद्र सिंह आपको बता दूं कि यहाँ पे पर पोजीशन पे खेलेंगे और मुझे लग रहा है कि बेंगलोर के कॉर्नर ज़्यादा कामयाब रह सकते हैं। दोस्तों वो तो सेफ टीम होगी, क्यों ना हम एक रिस्की टीम लेके चलें। ये दोस्तों मैंने एक रिस्की टीम बनाई है, ये मैंने बनाई है 4 मेंबर के हिसाब से। हो सकता है इसमें आपको यहाँ पे पंकज खेलते ना दिखें, बट अगर और कोई ऑलराउंडर खेल रहा है और वो उतना कामयाब नहीं होता तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली इस टीम में हमारे पास फायदा ये रहेगा कि हमारे पास अभिषेक सिंह एज वाइस कैप्टन है और ये हमें सीधा क्या कर सकता है, 4 मेंबर विन करवा सकता है। तो ये प्लेयर का ध्यान रखना। मैंने यहाँ पे कोशिश करी है फुल एनालिसिस करके आपको समझाने की कौन से अच्छे प्लेयर्स हैं। पहली वीडियो थी तो थोड़ी लंबी थी, अगली वीडियो भी मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बहुत मेहनत करने की कोशिश करूं, उम्मीद करता हूं आपको समझ आएगा। एक्सचेंज हो, ड्रीम हो, आप अच्छा करें, मैं यही चाहता हूं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का एक्सचेंज का भी लिंक मिल जाएगा।